नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार द्वारा। टेरर फंडिंग केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय और राज्यों की पुलिस ने ये छापे मारे हैं। पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक भी की। बैठक में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, एनआईए के डीजी ये शामिल हुए। पीएफआई पर टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। इतने संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। ये आरोप सब पीएफआई पर लगे। तो ये कार्रवाई अब की है केंद्र सरकार ने और अलग अलग एजेंसियों ने। अब आइए आपको बताते हैं कि पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कैसे हुआ। 13 राज्यों में रेड हुई है, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं और कौन कौन से ये राज्य हैं आपको वो बता दें। मैप के जरिए जरा फुल फ्रेम ये मैप दिखा दिया जाए ताकि आप देख सकें कि कहां कहां ये एक्शन हुआ है। फुल फ्रेम अभी आप देख लेंगे। ये एक्शन हुआ है केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी। इतनी जगहों पर पीएफआई पर शिकंजा कसा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब यह जानना जरूरी है कि पीएफआई है क्या जिस पर यह शिकंजा कसा गया है। आरोप हमने बता दिया, क्या एक्शन हुआ हमने बता दिया। यह संस्था क्या है भाई? पीएफआई पर यह जो शिकंजा कस रहा है, आपको पीएफआई के बारे में बताते हैं। 17 फरवरी 2007 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था का गठन हुआ। दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों के विलय से बना पीएफआई। 23 राज्यों में पीएफआई सक्रिय होने का दावा करती है कि हम सक्रिय हैं। सिमी जो कि एक संस्था थी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई का तेजी से विस्तार होने लगा। आपको याद है एक सिमी ऑर्गेनाइजेशन था, उसके तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात बताई जाती थी। तो उसके बैन होने के बाद पीएफआई का विस्तार शुरू हो गया। कहां होना शुरू हो गया ये भी बता दें। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में संगठन की पकड़ मजबूत होने लगी। समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के लिए कई आरोप पीएफआई पर लग चुके हैं, समय समय पर लगते आए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दहलवी जी, इतने गंभीर आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं, तो अब अगर सरकार एक्शन ले रही है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखिए संकेत जी, पहली चीज तो ये है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, बल्कि सभी तमाम मुस्लिम पक्षों का ऑर्गेनाइजेशन का इसमें मत रहा है कि सत्ता का विरोध और राष्ट्र विरोध दो अलग अलग चीजें हैं। सत्ता का विरोध या करना उसमें कुछ नहीं, अलग अलग होता है। पीएफआई की नीतियों को लेकर जब पहले भी सवाल उठे और सरकार ने जब मुख्तलिफ तरीकों से इस पर बातचीत कही, तब भी शायद मैंने और दीगर लोगों ने एक ही बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर इनका ये लोग शामिल हैं, तो यकीनी तौर से एक निरपेक्ष जांच के साथ इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप खुद बता रहे हैं 2007 से लेके फिर अभी 17 और 22 यानी 12-13 साल इस पर लगे हैं। तो अगर जाहिर बात है कि कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट लगता है और सरकार ने उसको करा है और ऐसी कोई बात जो राष्ट्र विरोध में हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमको उसकी जो है किसी सूरत में जो है वो आलोचना करनी चाहिए। सरकार ने जाहिर बात है राष्ट्र हित में इसका एक फैसला लिया होगा। लेकिन साथ साथ में आपके तमाम दर्शकों को एक बात बता दूं, जिस तरीके से इतने बड़ा मैप आपने अभी दिखाया कि केरल से लेके और सिर्फ गुजरात और अगर मध्य प्रदेश वगैरह को निकाल दिया जाए, एक बड़े हिस्से में पीएफआई मौजूद है। मगर एक सच्चाई की बात यह भी है कि भारतीय मुसलमानों ने कभी भी इस तरीके की किसी भी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी समर्थन नहीं किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद एक शो में मैंने आपके साथ आपको दिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जम्मू कश्मीर जहां पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या अलगाव अपने चरम पर था, वहां पर भी जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने भी जो है वो इस तरीके की मुस्लिम पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लिया। वो भी जो है वो एक तरीके से सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते थे। तो क्या पीएफआई हो या अन्य कोई संगठन या जो भी हो, अब इसमें चिंता का विषय यह है कि सत्ता का विरोध और राष्ट्र विरोध दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई भी व्यक्ति संगठन जो है वो राष्ट्र विरोध में करता है जिस तरीके से सरकार कह रही है, तो यकीनी तौर से इस पर एक निष्पक्ष जांच के साथ इस पर प्रतिबंध अगर सरकार लगाना चाहती है लगाए, लेकिन एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मासूम लोग जो बेचारे आम तौर से कहीं यूपी या कहीं पे जो है सिर्फ जुड़ गए एक तरीके से जो है वो भ्रमित होकर या जिस तरीके से, उन लोगों को भी इसके अंदर जो है एक तरीके से मैं समझता हूं कि उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और जो नहीं, दोषी लेकिन हैं, दहलवी जी, अगर आप ये शक जता रहे हैं कि कहीं मासूम लोग चपेटे में ना आ जाएं, तो ऐसी कोई घटना हुई है? वरना तो ऐसे लगेगा ना कि आपने कार्रवाई से पहले ही कुछ दिक्कतों का ऐलान कर दिया है या उसके बारे में जिक्र कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, देखिए सरकार अगर किसी जगह कोई एजेंसी जाती है तो जाहिर बात है किसी इत्तला की बुनियाद पर वहां तक जाती है और उसके बाद एक न्यायालय की अपनी एक जो है पूरा एक प्रोसीजर है। हाँ, तो ये भी प्रोसीजर पूरा न्यायालय में जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें फिर मैं एक बात एनडीटीवी के माध्यम से समक्ष देश के समक्ष ये पूरा मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि सत्ता और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें। राष्ट्र हमेशा आपके लिए, मेरे लिए, या आलोक जी यहाँ बैठे हैं, या पीएफआई हो या कोई भी सत्ता हो, सत्ता राष्ट्र हमेशा ऊपर होना चाहिए। और सत्ता का विरोध करते करते जब भी हम उस सीमा को लांघेंगे, क्या वो पीएफआई हो या कोई भी हो, तो फिर जाहिरी बात है कि राष्ट्र की जो एजेंसी है वो अपना काम करेंगी, मगर उसके अंदर जाहिरी बात है कोर्ट के अंदर अपना जो वो रखा जाएगा। लेकिन हम किसी भी ऐसी जो है संगठन का या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कभी हमने ना समर्थन करा ना आगे करेंगे। आलोक वत्स, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दहलवी जी का शुक्रगुजार हूं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने स्पष्ट गोई से सारी बातें रखी। इनको भी लगता है कि हाँ, ये पीएफआई में कुछ गड़बड़ियां हैं और इन्होंने निर्बोध लोगों को भी, जो बिल्कुल इनोसेंट लोगों थे, उनको भी रोप इन कर लिया है। इनको डर है कि वो भी लपेटे में ना आ जाएं। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेरर फंडिंग, टेरर ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग और एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनको मार देने की साजिश में भयंकर रूप से लिप्त है। इनका ज्यादा बड़ा जाल साउथ इंडिया में है, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, ट्रिकलिंग डाउन टू तमिलनाडु, उसके आगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पर इन लोगों का ज्यादा बड़ा नेटवर्क फैल गया है। वैसे तो ये नेटवर्क आंध्र, असम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार तक चला गया है, लेकिन ज्यादा विस्तार इनका साउथ की तरफ है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी टेरर फंडिंग जो है वो गल्फ कंट्रीज में इनका एक नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है, जहां से ये फॉरेन रेमिटेंस किस अलग अलग रूप में लाके और उसको यहां पर फिर पीएफआई के में रूट करते हैं। इसकी ये जो मामला संज्ञान में आया, ये जब पटना में एनआईए ने बस्ट किया था इनका टेरर मॉडल, जिसमें ये गजवाए हिंद की बात करते हुए पकड़े गए, उसके बाद से इनका सारा माहौल पर लोगों की नजरें गई और अब तो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि इनका एक अच्छा खासा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक तो ये कि नेटवर्क अगर 2007 के बाद से बनना शुरू हुआ है और उसका विस्तार हुआ है, तो अगर 2007 से 2014 में आप जिम्मेदारी ठहराएं, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी ये भी होगी, सवाल पूछे जाएंगे कि 2014 से 2022 तक ये नेटवर्क का विस्तार क्यों हुआ, जानकारी होने के बावजूद। जल्दी से दहलवी जी का जवाब और उसके बाद कार्यक्रम खत्म करेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं तो देखिए मेरा कहना ये है, क्योंकि देखिए 2007 से अगर इस संस्था का विस्तार हुआ है तो 14 तक तो यूपीए 2 थी, 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, तो ये एक्शन 2022 में क्यों हो रहा है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अगर इसके अंदर देरी हो रही थी, विलंब हो रहा था, अगर पिछली सरकारों से कई गलतियां हुई, तमिलनाडु में सत्ता बदली, केरल में सत्ता बदली, उसके बाद आप देखिए कि खुद हमारे यहाँ ऊपरी हिस्सों के अंदर सत्ता का परिवर्तन लगातार चल रहा था। मगर इसके बाद चलिए मैं फिर कहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं हमेशा हमारी अभी तक जो हमारी नीति रही है वो हम वर्तमान पे बात करते हैं। मेरा कहना ये कि इन संस्थाओं और संगठनों के साथ साथ अगर पीछे कहीं जो है वो किसी भी स्तर के ऊपर कहीं देर होती है या किसी भी स्तर के अंदर विलंब हुआ है, जिसकी वजह से इस तरीके के नेटवर्क बढ़ते हैं या इस तरीके की भ्रम समाज में फैलता है या लोग उससे जो है प्रभावित होते हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो कटघरे में खड़ी करने की जरूरत है, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। दहलवी जी और आलोक वत्स, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर जिसको हम यहां पर ट्रैक कर रहे हैं, और वो है आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है, उस वहां पर पंजाब में बहुत तेज राजनीति हो गई है। और वो इसलिए हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने बोला हमें विशेष सत्र बुलाना है, हमको लग रहा है ऑपरेशन लोटस होगा तो हम अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। पहले गवर्नर साहब ने अनुमति दे दी, उसके बाद फिर वो अनुमति वापस ले ली, ये बोल के कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है अपने ही प्रदेश में ये कहने के लिए कि ये गलत हो रहा है। और फिर आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए असेंबली का। बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, विपक्षी दलों ने किया, तो आज उन पर वाटर कैनन बरसे। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे ये पूछना चाहता हूं वो ये है कि गवर्नर साहब ने अपनी चिट्ठी में कानून का हवाला देते हुए कहा है कि संवैधानिक रूप से ये सत्र बुलाने का अभी कोई औचित्य नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संकेत जी, जो गवर्नर साहब का विड्रॉल ऑर्डर है, यानी कि अनुमति सदन को बुलाने की जो अनुमति पर रोक लगाने वाला ऑर्डर है, वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और अगर ये शक्ति या ये अधिकार क्षेत्र सरकार का ना होता सदन बुलाने का, तो फिर गवर्नर साहब पहले अनुमति क्यों देते? अगर नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती तो गवर्नर साहब को अपना थोड़ी इतिहास की जो नॉलेज है उसे दुरुस्त करना चाहिए। उन्हें पता लगेगा कि पंजाब विधानसभा में ही साल 1951 में कुछ इसी प्रकार की स्थिति में उस समय के मुख्यमंत्री ने एक कॉन्फिडेंस मोशन लाया था और कॉन्फिडेंस मोशन पारित कराया था। यहां तक कि बनवारी लाल पुरोहित साहब जब तमिलनाडु के गवर्नर थे आज से कुछ समय पहले, तो उन्हें शायद तमिलनाडु के अगर इतिहास पढ़ा होता तो ये जानकारी होती कि मद्रास, उस समय मद्रास कहलाया जाता था, मद्रास के उस समय के मुख्यमंत्री श्री राजा गोपालाचारी साहब भारत के इतिहास का पहला विश्वास मत लाए थे साल 1952 में मद्रास में। मैं आपको बता दूं कि गवर्नर जो होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो केवल नामात्र शीर्ष होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। वो सरकार की और खास तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, यानी कि सरकार का मंत्रिमंडल जो होता है, उसके द्वारा पारित करे गए निर्णय से बाउंड होते हैं। ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द मंत्रिमंडल। वो मंत्रिमंडल का जो फैसला होता है उस पर अपना विवेक लगाकर, अपने दिमाग का प्रयोग कर कर, राय शुमारी कर कर कोई फैसला नहीं ले सकते। वो एक पोस्ट मास्टर की तरह उन्हें काम करना होता है कि चिट्ठी आई मंत्रिमंडल की कि सदन बुलाओ, वो चिट्ठी उन्होंने स्पीकर साहब को दे दी कि आप सदन बुलाएं, आपको अनुमति है सदन बुलाने की। लेकिन यहां कुछ अलग ही देख रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार से पंजाब में करने की कोशिश भाजपा कर रही थी, 25-25 करोड़ रुपए देकर हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी, आज उस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा गवर्नर साहब खुद बन गए हैं और भाजपा के इशारे पे उन्होंने अपनी ही दी हुई अनुमति वापस ले ली। अगर हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं था तो अनुमति क्यों दी? अनुमति दे दी तो अनुमति वापस लेने का ना संविधान में ना कानून में कोई प्रावधान है, क्योंकि जैसे ही आप अनुमति दे देते हैं संकेत जी, फिर स्पीकर का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है। फिर स्पीकर तय करते हैं हाउस कब बैठेगा, कैसे बैठेगा, क्या मता पास होगा, ये तो स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। लेकिन जो मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आज गवर्नर का दुरुपयोग कर कर भाजपा ने ऑपरेशन लोटस में गवर्नर के ऑफिस को भी अपने इस नापाक इरादों का हिस्सा ये है कि गवर्नर ने अनुमति देने के बाद जो अनुमति वापस ली है ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के कहने पर किया है। अवश्य, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये मेरा सीधा आरोप है, और आरोप नहीं, ये तो फैक्ट है, तथ्य है कि पहले गवर्नर साहब एक अप्रूवल दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि हां जी, कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्रिमंडल ने एक हमें फरमान भेजा है कि सदन बुलाया जाए, हम इस पर मोहर लगाते हैं, आप सदन बुलाएं। फिर उनको शायद ऊपर से बीजेपी मुख्यालय से फोन आया होगा कि ये आपने क्या कर दिया। अगर आम आदमी पार्टी अपना मता पास करा लेगी, विश्वास मत पास करा लेगी, तो आम आदमी पार्टी को तो बड़ी मजबूती मिल जाएगी। इसका मतलब तो हमारा ऑपरेशन लोटस फेल हो जाएगा। तो आपने जो अनुमति दी है अब आप उस अनुमति पर रोक लगा दें। यही साफ तौर पे हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात
मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को देने की बात हो रही है। आपके 92 विधायक हैं 117 के हाउस में, इतनी बड़ी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है। मेरा सवाल बस इतना है कि ये जरूरत क्यों आपको पड़ रही है या महसूस हो रही है कि आप ये शो ऑफ स्ट्रेंथ करें या आप ये कॉन्फिडेंस मोशन लाएं? देखिए, 3 बिंदु मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि ये किसी भी सरकार का और विधानसभा के सदस्यों का, स्पीकर का विशेष अधिकार होता है कि वो क्या मत लाकर उस पर बहस और उसके बाद मतदान यानी कि वोटिंग कराना चाहते हैं। ये किसी और का अधिकार क्षेत्र, ना जुडिशरी का अधिकार क्षेत्र है न्यायपालिका का, ना ही गवर्नर का अधिकार क्षेत्र है। जो मर्जी मता सरकार लाना चाहे ला सकती है, वो पास हो या फेल हो वो हाउस में तय होता है। दूसरी चीज, हाँ, हमारी 92 विधायकों की एक बहुत बड़ी बहुमत की संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में खरीदकर अपनी बहुमत वहां सिद्ध करती आ रही है। गोवा में आप देख लीजिए, कांग्रेस के 11 विधायक थे, 8 ले गए, 2/3 से ज्यादा ले गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक ले गए। तो भाजपा तो ऑपरेशन लोटस हर गैर भाजपा शासित राज्य में करने की कोशिश कर रही है। अब ये आम आदमी और अरविंद आपकी केजरीवाल पार्टी को पंजाब में तोड़ने के लिए, राघव, आपकी पार्टी को पंजाब में तोड़ने के लिए 92 पर हैं आप, 117 हाफ वे मार्क है, यानी कि बहुत भारी संख्या चाहिए। मतलब 2/3 आपकी पार्टी वो तोड़ने, अगर आप कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं तो 2/3 पार्टी तोड़ने, मेरा ये देखिए, इसका एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि क्या आपको अपने विधायकों पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जरूरत महसूस हो रही है कि ट्रस्ट वोट किया जाए? एक सवाल है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही, एक एक विधायक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और पंजाब के लोगों के प्रति निष्ठावान हैं। हम लोग और हमारे विधायक बिकने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए जब 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए, जब कहा गया कि मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलेगी, चेयरमैनी मिलेगी, 31 दिसंबर 2022 तक हमें ये ऑपरेशन को अंजाम देना है, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारा एक भी विधायक नहीं बिका। वो सारे विधायक हमारे पास आए, उन्होंने हमें बताया, एविडेंस गैदर करी, कंप्लेंट सौंपी और पंजाब पुलिस ने उस पर FIR दर्ज करी। लेकिन हम अपना विश्वास कायम करने के लिए और पंजाब के लोगों को यह बताने के लिए कि आपने जो विश्वास हमें दिखाया वो विश्वास कायम है। जी, ये ऑडियो और वीडियो लिंक चला गया राघव चड्ढा जी का, अभी थोड़ी देर में वापस उनके पास जाएंगे। राघव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो चला गया था दरअसल आपका। कि आज पंजाब के लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस पर बड़ा हमला करने के लिए हम एक विश्वास मत लाना चाहते थे, लेकिन आज इन लोगों ने हमें एक विश्वास मत लाने से भी वंचित कर दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है संकेत भाई कि कोई विपक्ष की पार्टी, विपक्ष के MLAs कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चाहते, हम बहस नहीं चाहते, हम मतदान नहीं चाहते, और सरकार कह रही है कि हम सदन चाहते हैं, बहस चाहते हैं। उल्टा हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि सरकार सदन ही नहीं बुलाती है, सरकार बहस ही नहीं कराती है, हम चाहते हैं कि सत्र हो, और सरकारें भागती हैं बहस से। पंजाब में उल्टा हो रहा है। और आज मुझे नहीं मालूम कि आपके नॉलेज में ये बात आई कि नहीं आई कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलके गवर्नर के पास गईं कि आम आदमी पार्टी के इस विधानसभा के सत्र पे रोक लगाई जाए, आम आदमी पार्टी के विश्वास मत पे रोक लगाई जाए। वो कांग्रेस जो खुद ऑपरेशन लोटस की शिकार रही है, ऑपरेशन लोटस से पीड़ित रही है, वो कांग्रेस वापस, आपका ये कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी जो कि साथ में रही है, जो कांग्रेस पार्टी, राघव चड्ढा का लिंक मुझे बताया जा रहा है वापस आ गया। राघव चड्ढा का ये कहना है कि जो खुद पीड़ित रहे हैं ऑपरेशन लोटस के, वो खुद अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन राघव जी, आप अपनी बात खत्म कर लें। बड़ी दिलचस्प चीज है ये, आपने अगर गौर फरमाया हो कि पंजाब के अंदर भाजपा के विधायक और कांग्रेस के विधायक मिलकर राज्यपाल के पास गए कि आम आदमी पार्टी को यह विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने देना है, आम आदमी पार्टी को विश्वास मत नहीं करने देना है, और मिलकर ही इन्होंने मेमोरेंडम दिए, फिर मिलकर ही उसकी
खूब खुशी मनाई, लड्डू बांटे, लड्डू खाए कि आज इनका सदन फेल हो गया, सत्र इनका फेल हो गया। तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस मिलकर ऑपरेशन लोटस करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है संकेत जी जो ऑपरेशन लोटस की शिकार रही है। राघव जी, मुझे ये बताइए, अब आपने एक बार फिर से कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है स्पेशल सत्र बुलाने का, तो फिर गवर्नर साहब मना कर देंगे तो ये तो क्या चक्री चलता रहेगा फिर? तो देखिए, गवर्नर साहब मना कर ही नहीं सकते, ये गैर संवैधानिक है। और कब तक गवर्नर साहब गैर संवैधानिक काम करेंगे? एक भी दिन ये मसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं टिकेगा और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। हमने फिर से सत्र बुलाने वापस जाएंगे राघव चड्ढा के पास एक आखिरी सवाल के लिए। उनका ऑडियो और वीडियो बार बार जा रहा है और एक सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आम आदमी पार्टी अब आगे चल के किस तरह की कानूनी लड़ाई इस मुद्दे पर लड़ेगी, क्योंकि राघव ने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं क्या राघव चड्ढा वापस आ गए? राघव चड्ढा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बार बार वीडियो फ्रीज हो रहा है, ये जो कानूनी लड़ाई लड़ने की आप बात कर रहे थे, जरा उसके बारे में बताएं कि क्या, कहां तक लड़ेंगे, क्या कंप्लेन क्या रहेगी? जी, आज हमने ये फैसला लिया है कि हम पहली चीज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे और उपराज्यपाल की ये जो अनुमति पर रोक का जो फैसला है उसको चुनौती देंगे। और मेरा ये विश्वास है कि एक भी दिन ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। दूसरी चीज, हमने 27 सितंबर को यानी कि मंगलवार के दिन फिर से पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए हमारे मंत्रिमंडल ने एक रेजोल्यूशन पारित किया है। वो गवर्नर साहब को भेजा है कि आप अपनी अनुमति दें, आपका काम है अनुमति देना, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है अनुमति, और सिर्फ अनुमति देना, आप ठुकरा नहीं सकते, वो दें ताकि हम इस सदन को बुला सकें। जी, राघव चड्ढा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो हमने आम आदमी पार्टी की राय सुन ली, भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कहना है? आइए आलोक वत्स के पास चलते हैं। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ये जो राघव चड्ढा बोल रहे थे, उनका ये कहना था कि गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग ऑपरेशन लोटस करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी मिल के कर रहे हैं पंजाब में। उनका ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले विशेष सत्र की अनुमति दे दें राज्यपाल और उसके बाद फिर वापस ले लें। ये तो एक नई बात राघव चड्ढा जी से सुनने को मिल रही कि हम कांग्रेस के साथ भी मिलकर कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कांग्रेस से हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। 36 के आंकड़े हैं हर स्तर पे। फिर इनको कहां से ये नजर आ गया कि हम उनके साथ मिलकर इनके अगेंस्ट, और ऑपरेशन लोटस का इससे क्या लेना देना है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं जो गैर कानूनी है। रूल के मुताबिक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, बट आप सत्र बगैर ये आप एकाएक सत्र बुला के कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। तो अगर राज्यपाल को ये समझ में आई कि उन्होंने अनुमति दी थी और ये गलत था तो उन्होंने उसको रोक दिया। अब ये अगर जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो जाएं, इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इसमें नहीं, वो तो कह रहे हैं मुंह की आपको खानी पड़ेगी, वो कह रहे हैं कि एक दिन भी नहीं टिकेगा मसला। ठीक है, अगर नहीं टिकेगा हमारा क्या रोल है इसमें? वेर आर वी, हम हैं कहां? ये गवर्नर और उनके बीच का मामला है, हम कहां से आ गए इसमें? ये तो एक नई परंपरा चल गई है कि कुछ भी हो तो बीजेपी को घसीटो, ऑपरेशन लोटस ले आओ और इनको बदनाम करो। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, उनका आरोप है कि बीजेपी जो है वो हर राज्य में 2/3 बहुमत खरीद रही है, बनाती नहीं है लेकिन खरीद लेती है, और वही प्रक्रिया यहां पर पंजाब में भी करने की कोशिश की। और उनका आरोप है कि इसमें गवर्नर आपका साथ दे रहे हैं, ये आरोप है उनका। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मुझे बताइए संकेत जी, कहां खरीद लिया? कौन सी स्टेट में खरीद के हमने 2/3 मेजोरिटी बना ली? और अगर खरीदी सबसे ताजा उदाहरण गोवा का है। सबसे ताजा उदाहरण एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थे, 40 में हम 25 थे, हमें बिल्कुल थे, और लोग भी आपके साथ आ गए और एक लंबी फहरिस्त है। आलोक जी देखिए, ये वाली बात जो है तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी।
बहुत लंबी फहरिस्त है कि संकेत कहां जी- कहां से कितने कितने लोग या तो टूटे या तोड़े गए। संकेत जी, अगर किसी के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है, उसको गलत से सही बनने का मन कर जाता है। बहुत आदमी जिंदगी भर रहता है मांसाहारी, एकाएक शाकाहारी बन जाता है और कंठी धारण कर लेता है। तो हमारे यहाँ तो निर्मल गंगा है, स्वच्छ गंगा है, भारत की प्रति सोच है जागृत करने की। अगर कोई आके आना चाहता है तो हम किसको रोकेंगे? आप भी आइएगा तो आपका भी स्वागत करेंगे। नहीं भैया, हम किसी को तोड़ के लाए। हमें दूर रखिए आपसे और हम सबसे। किसी को तोड़ हम के तो लाए, खौफ खाते हैं इसका भाई। कोई सबूत अभी तक नहीं दिया है। 8 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ की तो आप हमारे मांगिए ना ऊपर सबूत। न्यूज़ ही है। आज की डेट में आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के राघव चड्ढा से बोलेंगे कि लाओ सबूत दिखाओ। दिल्ली में आपने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया, आप आरोप लगा रहे हैं पंजाब में लाइए 25 सबूत करोड़। दिखाइए। अरे एक आदमी भी तो पैसा ले लेता और कहता कि देखिए ये दिया है बीजेपी ने। उसके अच्छा, ये घर पर कहीं कोई कहीं गया तो वैसे तो उसको भी नहीं, कहीं CCTV में जैसे था। कि 21 जुलाई 2008 में फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने ले लिया था और उसके बाद वो नोट संसद में दिखा दिए थे ट्रस्ट वोट के दौरान। दिखाए थे ना, इन लोगों ने आज तक दिखाया? कोई रिकॉर्डिंग की, बोला हमारे पास सब प्रूफ है। तो कहां है प्रूफ? जो नहीं दिखा रहे हैं। सही वक्त आने पे दिखाएंगे। कौन से वक्त पे, कब? ठीक है आलोक वत्स, आपका बहुत इट इज ऑल बहुत वेरी हिलेरियस। इट जी। इज ऑल वेरी हिलेरियस। हाँ हाँ, अब देखिए ये सवाल आप राजनीतिक रूप से पूछिए और ये बात हम तो तो कितने दिन से पूछ रहे हैं, हाँ। कितने महीनों से पूछ रहे हैं। एक आदमी भी पैसा लाके दिखा दो भाई। एक तो ऑपरेशन लोटस का आरोप है, लेकिन जो दूसरा आरोप है वो है कि गवर्नर ने अनुमति देने के बाद अनुमति वापस क्यों ली, और भैया, क्या अगर उसमें गवर्नर बीजेपी की तरफ से दबाव आया या अगर केंद्र सरकार से गवर्नर को दबाव आया? एहसास हो गया कि उन्होंने गलत किया था तो उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं आपको कहा ना, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, पर आप कॉन्फिडेंस मोशन के लिए विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। तो ये बात साफ है। गवर्नर भी गाइड होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने उसको बैक कर ठीक दिया। है आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो एक अशोक गहलोत हैं, एक शशि थरूर हैं, इसके साथ साथ अब एक और जन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा है, लेकिन अभी वो कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। वहीं गहलोत के अध्यक्ष के साथ साथ सीएम भी बने रहने के दावे पर दिग्विजय सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बने उसे मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। और सोनिया गांधी से एक अभी आप लंबी पहुंचे हैं, बातचीत के बाद दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के मामले में एक मेरी बैठक है 4 बजे, उसके लिए आया हूँ। लेकिन कल आपने ये कहा कि आपको क्यों रूल आउट किया जाए कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का। देखिए बात यह है कि जब मुझे लड़ना होगा तो आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो कल तो आपने मेरा कहा ना, मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा। तो अब आप मैंने मना कर रहे हैं। पहले कहा कि 30 तारीख तक इंतजार करिए, पता पड़ जाएगा। जब कोई मुझसे पूछेगा कि आपको ये पसंद है ये पसंद है, तो मैं क्यों किसी के बारे में कहूँगा? तो अब आप इनकार कर रहे हैं, आप नहीं लड़ेंगे। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक लॉयलिस्ट हूँ, वफादार हूँ पार्टी का, और पार्टी के निर्देशों का पालन करूँगा। एक बात और आपने कल बड़ी कही कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी में लागू है। तो गहलोत अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको नहीं, ऐसा लड़ने नहीं। के पहले नहीं, छोड़ना नहीं, पड़ेगा नहीं, सीएम पद या नहीं। जीत जाने के बाद? अगर यदि वो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री का दायित्व उसको नहीं संभालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ अशोक गहलोत जी को, हम लोग सन 80 से जानते हैं, त्यागी पुरुष है वो, कोई पद की लालसा उसमें नहीं है। हम तो अपने मित्र मंडली में उनको गांधी का स्वरूप देखते हैं।
लेकिन आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कल सारी बात कह भी रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो गांव में कहते हैं ना कि मानेंगे सरपंच की लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, तो उनका जो कुछ भाव इसी तरह का ऐसा है। नहीं है। वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने अपने राजीव गांधी विचार मंच के उनका जो एक संगठन है उसमें महात्मा गांधी का जो सोच है वो राजस्थान में घर घर उमाशंकर, योगदान उनका है। आप तकरीबन 300 किलोमीटर चले हैं राहुल गांधी के साथ, आज आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे अशोक गहलोत जी की तरफ से ही, तो क्या किसी सूरत हाल में आपको लगता है कि राहुल गांधी मानेंगे, वो भी नामांकन करेंगे चुनाव के लिए? मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी जी अपने बात के पक्के व्यक्ति हैं। हम तो चाहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि 99.99% कांग्रेसी जन उनको कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब अपना रास्ता तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर उसका समर्थन मिल रहा है और आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने भी इसका अच्छा प्रोजेक्शन किया है और आगे भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। एक सवाल स्टूडियो से मनोज भारती आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो पूछते हैं, मैं आपको रिपीट करता हूँ। जी बाबा। उमाशंकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने गांधी की पदवी दी है अशोक गहलोत जी को, अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि एक बार आलाकमान फैसला लेने के पहले यदि वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो विधायकों की बात कहे और विधायकों को बोला कि अपनी बात जाके कहो, और उन्होंने एक तरह से ये इंडिकेट किया है कि उनके पसंद का व्यक्ति होना चाहिए। क्या ये बात पार्टी में किस ढंग से पार्टी ने लिया है, वरिष्ठ नेता कैसे लेते हैं दिग्विजय सिंह जैसे? जी, मनोरंजन भारती ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के अपने विधायकों को कि अगर नॉमिनेशन 26 तारीख को मेरा होता है तो वो वहाँ पे आकर उसमें हिस्सा ले, तो एक तरह से उनकी तरफ से एक ताकत दिखाने की कोशिश है विधायकों के बूते, तो इसको पार्टी ने किस तरह से लिया है या किस तरह से लेगी? जानकारी इसकी दी। आपका कोई और सवाल है? कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जी नहीं, हम इंतजार करेंगे दिग्विजय सिंह के अगले मूव का। जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, मुझे ये मालूम है। वो कह रहे हैं जल्दी आप अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और आपके अगले मूव का या अगले बयान का, चाहे वो तंज में ही सही, उसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो ये दिग्विजय सिंह जो धन्यवाद कह के चले गए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका जो कहना था उसमें कहीं से ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे नेताओं को सलाह दी है और सलाह देते हुए ये कहा है कि ये सिर्फ पद नहीं है बल्कि एक वैचारिक पद है। The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision of India. तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि आज रात दिल्ली आ रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की गहमा गहमी के बीच ये एकदम से एक फैसला लिया गया है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा जी, कुछ जानकारी है कि क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? ये देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कल यात्रा का ब्रेक है और परसों सुबह फिर से वो यात्रा रिज्यूम करेंगे। दिल्ली जो आ रहे हैं उसके पीछे की वजह जो फौरी तौर पे बताई जा रही है वो ये कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर बनी है और खास तौर पे जिस तरीके से एक स्टैंड अशोक गहलोत लेते नजर आ रहे थे, इस बीच राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया कि एक व्यक्ति जो है
दो पद का सिद्धांत नहीं चलेगा, एक व्यक्ति एक पद का ही सिद्धांत रहेगा। तो अशोक गहलोत का नाम आगे चल रहा है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, उनके नामांकन के लिए। और इस बीच राजस्थान में जो कुर्सी का जो हिसाब किताब है वो भी होना है, ताजपोशी नहीं होनी है। तो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इन्हीं सब जटिलताओं को दूर करने के लिए और अपने सामने कई सारे फैसले लेने के लिए, अहम फैसले लेने के लिए राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं आज रात। कल वो दिल्ली में रुकेंगे और कल रात को वापस चले जाएंगे और परसों से दोबारा से उनकी यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें वो शामिल हो जाएंगे। संकेत जी, उमाशंकर सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।